बच्चे, आज हमने शुरू करना है न्यूक्लिक एसिड्स को। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड पहली दफा हमारे पास कहाँ पे आइसोलेट हुए थे। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास न्यूक्लिक एसिड को किसने डिस्कवर किया था या किसने जो है वो आइसोलेट किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ से जो है वो आइसोलेट किया गया था, ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो सर, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड को किसने आइसोलेट किया था बच्चों? फ्रेडरिक मिस्चर एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था। क्या नाम था बच्चों? फ्रेडरिक मिस्टर। फ्रेडरिक मिस्चर। पता नहीं अब अंग्रेज इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको। हमें तो जो नजर आ रहा है, हमने तो बच्चों वैसे ही प्रोनाउंस करना है इसको। ठीक है। अच्छा, और कहाँ पे आइसोलेट किया था बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस चीज के अंदर से निकाला था उसने न्यूक्लिक एसिड को? फर्स्ट सेल। पस सेल के अंदर से निकाला था। पस न्यूक्लियाई सेल ऑफ के अंदर से फर्स्ट निकाला था। सेल। न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल बच्चों। न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल बोल रहे हैं। न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल एंड न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म ऑफ साल्मन फिश। किसी ने कभी साल्मन फिश खाई है? सर, हमें क्या पता, हमारे घर तो पता नहीं, जो मछलियां आती हैं उनके डिफरेंट नाम होते हैं। किसी को जो है वो कुछ कोई मछली जो है वो बोला जाता है कि उर्दू में नाम काला रोहू। हमें क्या पता सालमन कौन सी होती है, हम तो काला रोहू खाते हैं सर जी। ऐसे ही है ना। और उसने जो था फ्रेडरिक मिस्टर जो था, उसने इसको नाम दिया था बच्चों न्यूक्लियन का। न्यूक्लिक एसिड का नाम नहीं दिया था, न्यूक्लियन का नाम जो है ना वो इसने इसको दिया था। क्यों न्यूक्लियन का नाम दिया था? क्योंकि ये हमारे पास न्यूक्लियस से डिस्कवर हुए थे। बाद में जो है वो पता चला कि ये हमारे पास एसिडिक नेचर होते हैं, इनकी एसिडिक नेचर होती है, ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो फिर इनका नाम जो है वो न्यूक्लियन से चेंज करके बच्चों हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो है वो रख दिया गया। बाद में पता चला कि इनकी हमारे पास एसिडिक नेचर होती है, तो इनका नाम फिर हमारे पास बच्चों न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे पास रख दिया गया। तो ये इसका थोड़ा सा जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन था। ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड की कितनी टाइप्स होती हैं बच्चों? कितनी टाइप्स होती हैं न्यूक्लिक एसिड की? सर 2 टाइप्स। टू। वो होती हैं। डी डीएनए। पक्की बात है? सर, न्यूक्लिक एसिड की पक्की बात है, दो ही टाइप्स जो हैं वो होती हैं। कौन कौन सी? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए। आरएनए। ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स की दो टाइप होती हैं। ये तो अभी तक जो है वो हमारे पास बेसिक बातें ही हो गई जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा जरा एडवांस चीज़ों की तरफ जो है ना वो हम जाएंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे होता है? अगर हम प्रेजेंस की बात करें, डीएनए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास, ये बताएं जरा। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए? और आरएनए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सर, डीएनए हमारे पास प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। और ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। सर, आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है?
सर आरएनए हमारे पास न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं बच्चों, एक क्रोमोसोम होते हैं और एक न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम पे डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस पे आरएनए जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? सर ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम्स में। और इसके अलावा साइटोसोल में भी बच्चों ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में भी हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये प्रेजेंस हो गई हमारे पास इन सब की। और आप लोगों ने याद रखने हैं, क्या चीज याद रखनी है? कि ये दोनों हमारे पास अनब्रांच्ड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। इनके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होती। आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियर होते हैं, इनकी लीनियर शेप होती है हमारे पास। इनके अंदर कोई ब्रांचिंग जो है वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये बात भी जो है ना वो आपने याद रखनी है। ये इन दोनों के बारे में आपने ये बातें, दो बातें जो है ना वो इम्पोर्टेंट याद रखनी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, जी सर। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो डीएनए है ना, डीएनए ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है? स्टेबल होता है। ये डिग्रेड नहीं होता इजीली, ठीक है। लेकिन जो आरएनए होता है ना, ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। और ये हमारे पास 30 मिनट के अंदर ही, बनने के 30 मिनट के अंदर ही जो है ना, ये हमारे पास डिग्रेड जो है ना वो हो जाता है। 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है ना, ये हमारे पास विद इन 30 मिनट्स जो है ना, ये हमारे पास बनने के जो है वो डिग्रेड हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बच्चों हमारे पास आगे जो एक चीज शुरू होती है, वो हमारे पास शुरू होता है एक मेजर टॉपिक, और वो है न्यूक्लियोटाइड। वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड बच्चों? किसी को पता है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? Nitrogenous base plus sugar and बिल्कुल। phosphate group. हमारे पास सर न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमारे पास तीन पार्ट, तीन चीजें जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए। उन तीन चीजों में हमारे पास सबसे पहली चीज है पेंटोज शुगर। क्या है बच्चों? पेंटोज शुगर। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है बच्चे? और हमारे पास याद रखने हैं, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको हम नाम देते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं बच्चों राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अच्छा, अगर हम जी सर। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दरमियान में आती है एक राइबोस शुगर। क्या आती है? राइबोस शुगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो आती है। ये मेरे पास एक राइबोस शुगर जो है वो मैंने बना ली है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास CH2 और OH, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको वो क्या कहते हैं इसका वो पूरा करूं, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ जाएगा OH। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास H, ठीक है। यहाँ पे OH,
यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक है, और इसके साथ मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे H आ जाएगा। ये मेरे पास एक राइबोज शुगर जो है वो मैंने बना लिया, ठीक है। पहला मेरा कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट जो है बच्चों वो पूरा हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट इसमें क्या ऐड करूंगा, मैं नेक्स्ट इसमें बच्चों ये जो फिफ्थ कार्बन है ना, मेरा कौन सा कार्बन है, फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे ऐड करूंगा फोस्फेट ग्रुप। यहाँ पे क्या ऐड करूंगा बच्चों, फोस्फेट ग्रुप। OH को यहाँ पे रिमूव करूंगा और मैं यहाँ पे कार्बन के साथ जो है ना फोस्फेट ग्रुप को ऐड करूंगा। ये देखें, ये मेरा फोस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन फोस्फेट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो फॉस्फेट ग्रुप बच्चों कौन से कार्बन पे मेरे पास अटैच हुआ है, ये 1 कार्बन था, ये 2 कार्बन था, ये 3 कार्बन था, ये 4 कार्बन था और ये 5 कार्बन था। यहाँ पे 5 कार्बन पे मेरे पास जो है वो क्या अटैच हुआ है, वो मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हुआ है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, और जो नाइट्रोजनस बेस होगी वो कहाँ पे अटैच होगी बच्चों, वो ये कार्बन 1 के ऊपर जो है ना बच्चों हमारे पास अटैच होगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नाइट्रोजनस बेस जो है वो अटैच होगी। चलें करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पिरीमिडीन को जो है ना वो अटैच कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि पिरीमिडीन में कितने सर्कल होते हैं, कितने दो रिंग होते होते हैं हैं। One पिरीमिडीन में, पक्की बात है 2 होते हैं, गलत कर रही No, हैं आप। sir, single one. ring है। One. सिंगल रिंग, ठीक है। ये मैं इसकी डिटेल में आता हूँ, अभी मैं वैसे ही आपको जो है वो पिरीमिडीन, चले यहाँ पे मैं थोड़ी सी पहले डिटेल आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारे पास सिंगल रिंग, एक कौन सी होती है बच्चों, सिंगल रिंग, और एक होती है हमारे पास डबल रिंग। जो सिंगल रिंग होती हैं बच्चों उनको हम पिरीमिडीन कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, पिरीमिडीन। और जो डबल रिंग होती हैं उनको हम प्यूरीन्स कहते हैं, पिरीमिडीन्स। और डबल रिंग वाले को हम प्यूरीन्स कहते हैं। पिरीमिडीन्स में कौन कौन सी आ जाती हैं हमारे पास, cytosine and thymine। यूरासिल भी, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल भी। और प्यूरीन्स में हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, एडिनिन एंड गवानीन, क्लियर है। Guanine। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डबल रिंग प्यूरीन जो है ना वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, ये मैं डबल रिंग बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डबल रिंग बना दी, इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन होगा ये मेरा कार्बन के साथ जो है ना वो लिंक बना रहा होगा, क्लियर है। ये वाला जो नाइट्रोजन होता है ना, याद रखना है ये 9th पोजीशन पे होता है। ये कौन सी पोजीशन पे होता है, 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन जो है ना वो प्यूरीन्स में हमारे पास जो है वो कार्बन, फर्स्ट कार्बन ऑफ राइबोस के साथ जो है ना वो अटैच होता है। कौन सा, याद रखना है प्यूरीन्स का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। प्यूरीन्स की केस में 9th नाइट्रोजन जो है ना वो अटैच हो रहा होगा किसके साथ, कार्बन 1 ऑफ पेंटोस, ठीक है। और अगर यहीं पे मैं जो है वो पिरीमिडीन अगर बना दूं, अगर मैं पिरीमिडीन रिंग अगर आपके पास यहाँ पे बनाऊं, तो याद रखना है पिरीमिडीन रिंग में वो सिंगल रिंग होती है। तो जहां पे वो अटैच हो रही होगी वो हमारे पास फर्स्ट नाइट्रोजन होगा। वो कौन सा नाइट्रोजन होगा बच्चों, इसमें 9th नाइट्रोजन है तो उसमें कौन सा नाइट्रोजन होगा, उसमें हमारे पास याद रखना है फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ जो है ना वो हमारे पास, जैसे ये उसमें एक रिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो हमारे पास उसमें वो आगे डबल बॉन्ड आ गए, तो यहाँ वाला नाइट्रोजन हमारे पास ऐसे राइबोस जो पेंटोस शुगर है उसके साथ अटैच हो रहा होगा। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ना बच्चों, इसको हम N1 का नाम देते हैं। इसको कौन सा नाम देते हैं, N1 का नाम देते हैं, क्लियर है, क्लियर है। हाँ या ना कर दो बच्चों। जी सर. और जी sir। पेंटोस का तो वो कार्बन 1 ही रहेगा, तो पेंटोस का कार्बन 1 ही हमारे पास आ जाएगा।
ये वाला जो बॉन्ड था, ये जो हमारे पास इनके दरमियान बन रहा था, फॉस्फेट और शुगर के दरमियान, ये वाला बॉन्ड कौन सा था? फॉस्फेट की अगर मैं बात करूं, तो फॉस्फेट आके अटैच हो रहा था बच्चों किसके साथ? कार्बन carbon नंबर 5 के number साथ 5. आके अटैच हो रहा। कार्बन नंबर 5 के साथ आके जो है ना, वो हमारे पास कार्बन 5 हो पेंटोस के साथ जो है ना, वो हमारे पास ऐड हो रहा। क्लियर है? जी. बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो बॉन्ड बना है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, इस बॉन्ड का क्या नाम होता है? किसी को पता है? Peptide. पक्की बात है, पेप्टाइड? C और N के दरमियान जो. Phosphodiester bond. 9 बच्चे, जरा दिमाग लगाएं। सोचें। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? Glycoside. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारे पास ये बन रहे होते हैं। क्लियर है? पेप्टाइड बॉन्ड तो बच्चों अमाइनो एसिड्स के दरमियान में होता है। ये शुगर है हमारे पास, पेंटोस शुगर है, ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगी तो वो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। क्लियर है? जी सर. क्लियर है? अच्छा, अब मजे की बात, ये जो मेरे पास न्यूक्लियोटाइड है, इसमें इस टाइम पे कितनी फॉस्फेट लगे हुए हैं? बताएं जरा। 1. 1। तो इस न्यूक्लियोटाइड को बच्चों मैं कह सकता हूँ ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें हमारे पास 1 फॉस्फेट ग्रुप हो। कितने फॉस्फेट? 1 फॉस्फेट ग्रुप जिसके साथ अटैच हो, उसको हम नाम दे सकते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। सर ये क्या नया नाम आपने लिख दिया है? किसी को पता है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? अगर मैं सिर्फ शुगर, पेंटोस शुगर और उसके साथ बेस को अटैच करवाऊं बच्चे, नाइट्रोजनस बेस को अटैच कराऊं, सिर्फ फॉस्फेट को साथ ना अटैच करूं, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको हम न्यूक्लियोटाइड नहीं कहते, इसको हम न्यूक्लियोसाइड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क पता चल गया। न्यूक्लियोसाइड हमारे पास सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस को कंबाइन करके हम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर उसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दूं, तो वो बच्चों मेरे पास चेंज हो जाता है इनटू न्यूक्लियोटाइड के अंदर। ये बात समझ आई है? तो ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप हो, उसको मैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कह सकता हूँ। कह सकता हूँ बच्चे कि नहीं कह सकता? यानी उसको मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस तो है, यानी न्यूक्लियोसाइड है, और साथ एक फॉस्फेट है मोनोफॉस्फेट। ये नाम क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुआ? जी सर, हो गया क्लियर. अच्छा, ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर 2 फॉस्फेट हो, उसको मैं क्या कहूंगा? Diphosphate. जी? Nucleoside diphosphate. न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, शाबाश। क्या कहूंगा? न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर 3 फॉस्फेट हो, Nucleoside triphosphate. उसको मैं क्या कहूंगा? न्यूक्लियोसाइड Triphosphate. ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे इनकी?
न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट की कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट की कोई एग्जांपल दे सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हैं? सर NAD EMP. क्या सर? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की एग्जांपल होगी एटीपी, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट की एग्जांपल होगी एडीपी, और न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट की एग्जांपल होगी एएमपी। क्लियर है? तो ये हमारे पास इनकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास होगी। शाबाश शेमन बच्चे, क्लियर है? जी यस सर. सर। अच्छा, अब एक एमसीक्यूज मैं आपसे पूछूंगा और आप लोगों ने मुझे उसका जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग takes part in DNA or RNA formation? Alpha option ATP, beta option ADP, Charlie option AMP, और डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा इस एमसीक्यूज का? यहाँ से आपका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों को क्लियर करने वाला हूं मैं। सर अल्फा. ATP लग कितने रहा बच्चे कहते हैं अल्फा? हाँ, रीजन तुक्का नहीं मारना, रीजन भी बतानी है साथ। बता दो। रीजन बताएं प्रॉपर। सर ATP लग रहा है, लेकिन रीजन नहीं पता। रीजन पता होनी चाहिए ना। सर चलो, ये इस फॉर्मेशन के लिए हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है. करीब करीब है लेकिन कह नहीं सकते। चले इस एमसीक्यूज को अभी एक टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं, फिर आप लोगों ने जो है ना वो मुझे बताना है। ठीक है, उसके बाद इस एमसीक्यूज का आंसर जो है ना वो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो डीएनए और आरएनए है उसके ऊपर ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो आपस में कनेक्टेड है। ऐसे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है पूरी, आरएनए और डीएनए ऐसी है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि डीएनए में वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं और आरएनए में वो हमारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, क्लियर है ना? यहाँ तक तो पता है ना? अब देखो मेरे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, मैंने ऊपर बनाया, ये दरमियान में उसकी शुगर आ गई। थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें जो है ना वो अब होने लगी हैं, बल्कि मैं यहाँ पे इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है ना वो ऐड करता हूँ। या मैं इसको इन इस तरह बनाने के ना, मैं इसको एक सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो प्यूरीन है। ठीक है, मैं इसको
ये मैंने प्योरीन बनाई है, और कौन सी प्योरीन है, फॉर एग्जांपल ये एडेनिन मैंने आपके सामने बनाई हुई है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये मेरे पास क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इस न्यूक्लियोटाइड ने इसी का रेलिवेंट जो है ना, वो एक और न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है वो अटैच होना है कि नहीं होना, होगा ना, ताकि एक चेन बने जिसको हम डीएनए और आरएनए जो है वो हम कहें, ठीक है। तो ये किस तरह अटैच होगा, गौर से देखना। ये ऐसे मेरे पास एक और जो है वो न्यूक्लियोटाइड आएगा, ठीक है, आमने सामने। ये इसके ऊपर फॉर एग्जांपल पी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर जो है वो मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि ये पिरीमिडीन कोई है हमारे पास, ठीक है, कोई पिरीमिडीन रिंग है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जो है वो सही करके बना देता हूँ। ये कॉन्सेप्चुअल बातें बच्चों थोड़ी सी शुरू होने लगी हैं, आप लोगों ने ध्यान से जो है वो सुनना है इनको, ठीक है। और ये मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो यूरिडीन है या साइटोसिन, मैं इसको कह देता हूँ, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं दोनों, ये कैसे अटैच होंगे आपस में, ये कैसे अटैच होंगे बच्चों आपस में, इन्होंने अटैच होना है थ्रू फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। किस तरह अटैच होना है, इन्होंने अटैच होना है बच्चों थ्रू फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जो हम ऊपर बता के आए हैं। और वो फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है ना बच्चों, वो हमारे पास क्या होती है, वो ये जो कार्बन थर्ड है ना, ये जो थर्ड कार्बन है इसका, ये जो थर्ड कार्बन है, ये हमारे पास अटैच होगा इस फोस्फेट के साथ। किसके साथ अटैच होगा बच्चों, ये थर्ड कार्बन हमारे पास अटैच होगा इस फोस्फेट के साथ, इसका इस फोस्फेट के साथ लिंक बनेगा। लेकिन मसला ये है कि इस फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज को करवाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हमें क्या चाहिए होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो होता क्या है बच्चों, गौर से देखना, होता ये है सर कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारे पास फोस्फेट ग्रुप है ना दो, ये हमारे पास रिलीज होते हैं। ये दो फोस्फेट ग्रुप रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी एंड पी। और इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं, खदीजा बच्चे ना करें, और इस मॉलिक्यूल को, ये जो मॉलिक्यूल पी एंड पी हमारे पास रिलीज हुआ है, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पायरोफोस्फेट। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं बच्चों, पायरोफॉस्फेट। पायरोफोस्फेट, ठीक है। और इस पायरोफोस्फेट की हम क्या करवाते हैं, हम वाटर को ऐड करवा के इसके जो बॉन्ड्स हैं इसको तोड़ते हैं। तो एक तो देखें, जब हमारे पास ये वाला जो, जब तीन फोस्फेट थे, उन फोस्फेट के दरमियान जब ये बॉन्ड टूटा तब एनर्जी रिलीज हुई। सेकेंडली फिर जब हम इन दो फोस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़े हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, तब हमारे पास क्या होगी, दोबारा जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज हुई हमारे पास, हुई ना एनर्जी रिलीज। यस। उस एनर्जी को यूज करके बच्चों, ये वाली एनर्जी को यूज करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फोस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस करवाएंगे किसके दरमियान, ये कार्बन थर्ड, थर्ड कार्बन के दरमियान, इस वाली शुगर के और इस वाली शुगर के हमारे पास फोस्फेट के दरमियान हम फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज करवाएंगे। अब समझ आइए बच्चों। और ये हमारे पास जो है वो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, और ये दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई है बच्चों। हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो, जो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्या था, ये मेरे पास सीटीपी था, ठीक है। ये मॉलिक्यूल किसका था मेरे पास, ये सीटीपी का मॉलिक्यूल था, ये वाला एटीपी का था। अब हमने सीटीपी के मॉलिक्यूल के जो तीन फोस्फेट लगे हुए थे उनको हमने तोड़ा, दो को अलग कर दिया, तब एनर्जी रिलीज हुई। देखें, आपको पता है फोस्फेट बॉन्ड जब टूटता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग। तो पहला जब ये वाला फोस्फेट बॉन्ड टूटा तब एनर्जी रिलीज हुई, उसके बाद ये वाला हाई एनर्जी फोस्फेट बॉन्ड दोबारा टूटा विद द हेल्प ऑफ वाटर, तब दोबारा जो है वो हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई। वो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको यूज करके हमने बच्चों क्या बनाया, हमने फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाया इस फोस्फेट का और इससे ऊपर वाली जो शुगर है उसके कार्बन के दरमियान। क्लियर है, कौन सा कार्बन था, C3 कार्बन के दरमियान। ये बात क्लियर हुई है, और इसको हम फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात।
तो अब मुझे इस एमसीक्यूज का आंसर बताएं कि अब इस एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा। जी बच्चे, ए और डी बेसिस ऐड किए हैं ना, तो ऊपर वाली ए से मुराद एडिनिन ही नहीं है, सी से मुराद साइटोसिन। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब रीजन की वजह पता चली है कि अब इस एमसीक्यूज का कौन सा जो है वो हमारे पास डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। बताएं बच्चों। एटीपी। अभी तो रीजन बताइए। एटीपी होता है बच्चों, एटीपी। और क्यों होता है एटीपी? टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। क्लियर हुई है बात? यस सर। अब क्लियर है एटीपी या एएमपी क्यों नहीं है? क्योंकि सर उनके पास तो फोस्फेट कम है, बॉन्ड कम टूटेंगे, कम एनर्जी रिलीज होगी, तो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमारे पास नहीं बन सकेगा। क्लियर है बच्चों? अगर मैं इस एमसीक्यूज को थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या चेंज करूं? स्टेटमेंट देखिएगा, मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज करने लगा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन डीएनए और आरएनए। तो अब इसकी क्या हमारे पास आंसर होगा इस एमसीक्यूज का? ऑल ऑफ दीज। ओ बच्चे, ये देखें, ये जब मेरे EMP। पास ये दो न्यूक्लियोटाइड, ये देखें जब ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाएंगे, तो हर न्यूक्लियोटाइड के पास कितने फॉस्फेट होंगे? कितने होंगे? ये 3। हाँ, वन। वन। 1। और जब वन होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? एएमपी। एएमपी या जीएमपी, सीएमपी। ऑप्शन में उसने हमें सिर्फ एएमपी दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारे पास? चार्ली। AM। इस केस में करेक्ट ऑप्शन। बनाने में कौन इन्वॉल्व है? बनाने में एटीपी इन्वॉल्व है, लेकिन प्रेजेंट कौन है? प्रेजेंट एएमपी है हमारे पास। अब बात समझ आई है बच्चों? कॉन्सेप्ट यस। क्लियर हुआ है? यस। क्लियर है? अच्छा, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज की समझ आ गई है आपको अच्छी तरह बच्चों? यस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरएनए, जिसमें हम आरएनए के डिफरेंट टाइप्स को जो है वो देखेंगे। बच्चों मैंने कहा कि देखो, जब डीएनए स्टार्टिंग में तो एटीपी हमारे पास आया था, उस एटीपी के फॉस्फेट को तोड़ के हमने फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की। ठीक है, अब ये जो मेरे पास एक पूरी न्यूक्लियोटाइड पड़ी होगी, इसके नीचे कोई और न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, तो मुझे बताओ अब इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने फॉस्फेट हैं? इस न्यूक्लियोटाइड के पास कितने फॉस्फेट हैं? अब ये जो स्टार्टिंग में सीटीपी था, अब ये क्या बन चुका है? ये अब सीएमपी बन चुके हैं। इसके पास सिर्फ एक फॉस्फेट रह गया है। जो इसके दो फॉस्फेट थे उनको तोड़ के मैंने एनर्जी हासिल कर ली, ताकि मैं इनको आपस में न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच कर सकूं। ठीक है, तो अब मेरे पास गौर से देखो बच्चों, अगर ये ऊपर वाले को भी मैं किसी के साथ अटैच करवा दूं, तो इसके भी क्या होंगे? इसके भी ये फॉस्फेट टूटेंगे, और ये ऊपर जो है वो किसी क्या कहते हैं, थर्ड शुगर के थर्ड कार्बन के साथ जो है वो ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये किस फॉर्म में है? अब इसके दो फॉस्फेट जा चुके हैं, अब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका नाम चेंज होके क्या बन जाएगा? इसका नाम चेंज होके एएमपी जो है वो बन जाएगा। तो डीएनए को बनाने में तो एटीपी इन्वॉल्व होता है, लेकिन डीएनए के अंदर प्रेजेंट कौन सी होती है? प्रेजेंट उसके अंदर मोनोफॉस्फेटेजेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ कि डीएनए या आरएनए को बनाने में, डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होता है? तो वो हमारे पास ट्राइफॉस्फेट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट,
सॉरी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो कोई भी ट्राइफॉस्फेट हो सकता है। और उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? डीएनए और आरएनए जब वो अपने दो फोस्फेट को तोड़ रिलीज कर देगा, तो अब उस वो मोनोफोस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा डीएनए और आरएनए के अंदर, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए का पार्ट क्या होता है? वो हमारे पास मोनोफोस्फेट होता है। इससे मिसाल ये है कि आपके पास 1,000 रुपए का एक नोट है, ठीक है। अब आपने जो है वो किसी बस के अंदर जो है वो सवार जो है वो ट्रेवल करना है, ठीक है। अब आप उस बस वाले को 1,000 रुपया दोगे, उसमें से फॉर एग्जाम्पल 900 रुपया जो है वो उसकी टिकट है, तो वो उस 1,000 में से 900 रुपया काट लेगा और 100 रुपया जो है वो आपको वापस कर देगा। तो बस में ट्रेवल करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए थे? 1,000 रुपये। लेकिन जब आप बस में बैठे हुए हो तब आपकी जेब में कितने पैसे हैं? 100 रुपये। डिफरेंस समझ आया है? बात क्लियर हुई है? बात क्लियर हुई है बच्चे? Yes. नूरुल, वो हया बच्चे, चलें। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आरएनए जो है वो हम थोड़ा सर उसको स्टडी करेंगे। जी बच्चे। सर एक क्वेश्चन था कि ये जो दो फॉस्फेट जब टूटते हैं तो उन दोनों की एनर्जी उसको कार्बन थ्री के साथ अटैच करवाती है। जी बच्चे, दोनों की एनर्जी जो है वो अटैच करवाती है, लेकिन मोस्टली बुक्स ए, के अंदर लिखा होता है कि जब ये वाला जो टूटता है ना, ये वाला जब टूटता है, ये जो दो फोस्फेट पायरोफोस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है, तब ये जब ये टूटता है तब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वो जाके ज्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। जी ओके सर थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम क्या शुरू करने लगे थे? हम आरएनए को जो है वो बच्चों शुरू करने लगे थे। राइबो न्यूक्लिक एसिड को जो है वो हम शुरू करने लगे थे। राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है हमारे पास? पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड आप लोगों ने याद रखने कि मोस्टली जो ये है ना हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मोस्टली क्या होते हैं? ये सिंगल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होता है, कब? कोई बता सकता है? आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में होता है, लेकिन कभी होता है कि ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। कोई बच्चा मुझे इसका आंसर बता सकता है? कोई जीनियस है आप में से बगैर चीटिंग किए? शाबाश जवेरिया बच्चे, माशाल्लाह। रियो वायरस के अंदर, रियो वायरस के अंदर जो आरएनए प्रेजेंट होता है ना बच्चों, वो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट रियो वायरस, क्लियर है बच्चे। आरएनए के अंदर हमारे पास कौन कौन सी बेसिस प्रेजेंट होती हैं? एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरासिल। एडिनिन और गवानीन के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? सॉरी, एडिनिन और यूरासिल के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? 2, दो। और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान? 3,
दो ही होते हैं बच्चों। ठीक है, तीन किसके दरमियान होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स भला? एडेनिन। बताओ के दरमियान। किसके दरमियान? तो बच्चों बता दो। सर गवानीन और साइटोसिन के दरमियान होता है। एक मिनट। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एडेनिन और यूरासिल के दरमियान 2 होते हैं। एडेनिन और थायमिन के दरमियान भी 2 होते हैं। ठीक है, गवानीन और साइटोसिन के दरमियान हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? आप लोगों का टेस्ट ले रहा था, क्या आप लोग जो है वो कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो जाते अगर आप लोगों पे प्रेशर डाला जाए थोड़ा सा? ठीक है, अच्छा, कहाँ पे हमारे पास आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है? ऊपर बता के आया हूँ सर। सिंथेसिस होती है इसकी न्यूक्लियस में, लेकिन प्रेजेंट ये मोस्टली हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। प्रेजेंट मोस्टली इन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम के साथ अटैच होगा। ठीक है, प्रेजेंट मोस्टली इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, आरएनए को बनाता कौन है पता है? कौन सा एंजाइम आरएनए को जो है वो बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ना बच्चों, वो हमारे पास आरएनए को बना रहा होता है, सिंथेसाइज आरएनए। अब इस आरएनए पॉलीमरेज की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो होती है वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, एक प्रोकैरियोटिक टाइप होती है इसकी, और एक हमारे पास इसकी यूकैरियोटिक टाइप होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का जो आरएनए पॉलीमरेज है ना बच्चों, वो अकेला ही जो है सारे के सारे आरएनए बना लेता है। राइबोसोमल आरएनए भी, ट्रांसफर आरएनए भी, और मैसेंजर आरएनए भी। ठीक है, अकेला ही ये बेचारा तीनों के तीनों काम जो है वो हमारे पास कर लेता है, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर बच्चों हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी? पॉलीमरेज 1 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। और इन तीनों के डिफरेंट काम होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बना रहा होता है बच्चों? RRNA। राइबोसोमल आरएनए। आर आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बना रहा होता है? mRNA। और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बना रहा होता है? ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? ये मेरे पास आरएनए का स्ट्रक्चर है। तो याद रखना है कि हमारे पास 3 तरह के आरएनए हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मेरे पास राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है, ये मेरे पास ट्रांसफर आरएनए भी हो सकता है, और ये मेरे पास मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है। याद रखने आप लोगों ने कि 97% हमारे पास जो आरएनए होते हैं वो ये राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए हमारे पास होते हैं, और 3% जो है वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? जी यस। सर।
और इस 97% को, क्योंकि ये कोई प्रोटीन वगैरह या कोडिंग वगैरह नहीं कर रहा होता, तो इसको हम नॉन कोडिंग आरएनए भी जो है वो कह सकते हैं। इसको हम नॉन कोडिंग आरएनए भी जो है वो कह सकते हैं। और मैसेंजर आरएनए हमारे पास कोडिंग कर रहा होता है, तो इसको हम कोडिंग आरएनए भी बच्चों जो है वो कह सकते हैं। तो हमारी बॉडी या हमारे सेल के अंदर 97% जो है वो नॉन कोडिंग आरएनए होता है, और 3% सिर्फ और सिर्फ कोडिंग आरएनए होता है, जो कोड करवा रहा होता है किसी चीज को। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस। अब ये जो तीन टाइप्स है राइबो आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, इनको थोड़ा सा हम डिटेल में जो है वो देख लेते हैं। राइबोसोमल आरएनए का क्या काम होता है? हम्म राइबोसोमल आरएनए का क्या काम होता है बच्चों, बताओ जरा, शाबाश जल्दी। इट एक्ट्स एज अ मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस। प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा होता है राइबोसोम के साथ मिलके, मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। और ये हमारे पास राइबोसोम का कैटालिटिक पार्ट होता है, यानी राइबोसोम के साथ अटैच होता है, और राइबोसोम का जो है ना, जो भी काम होता है, जो भी उसने कैटालाइसिस करवानी होती है, यही जो है वो राइबोसोमल आरएनए जो है वो करवा रहा होता है। राइबोसोम ने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है, तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस मोस्टली ये राइबोसोमल आरएनए ही उसके साथ जुड़ के जो है ना वो हमारे पास करवा रहा होता है। कैटालिटिक पार्ट ऑफ राइबोसोम भी जो है ना वो हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास याद रखना है कि मेजर आरएनए होता है, मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए इन सेल। कितना पोर्शन होता है, जो टोटल आरएनए होता है बच्चों, उसका 80% हमारे पास जो है ना यही होता है हमारे पास। कितना होता है? 80% ऑफ टोटल आरएनए जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है। और आधा जो होता है ना राइबोसोमल आरएनए, 40 to 50%, वो हमारे पास राइबोसोम्स के साथ ही जुड़ा होता है, उसको जफी डाल के जो है ना ये बैठा होता है। तो 40 to 50% जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है राइबोसोम के अंदर, प्रेजेंट विद राइबोसोम। बाकी 50% इधर उधर जो है वो हमारे पास ये फिर रहा होता है। ठीक है बच्चों? और आप लोगों ने याद रखने हैं कि हमारे पास सबसे लार्जेस्ट जो आरएनए होता है ना, वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है, लार्जेस्ट आरएनए। क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर हैं ये वाले बच्चों? यस। यस सर। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, उसका जो बेस सीक्वेंस होता है, उसके ऊपर जो सीक्वेंस होता है बेसिस का, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर होता है। यानी इसके ऊपर जो बेस का सीक्वेंस होगा, कि किस सीक्वेंस में बेसिस आ रही हैं, इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज सेम। यानी अगर मेरे अंदर से राइबोसोमल आरएनए निकाला जाए, तो उसका सीक्वेंस वही सेम होगा जो आपके अंदर से राइबोसोमल आरएनए निकालने का जो सीक्वेंस होगा। ठीक है। इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर। ठीक है बच्चों? ये बात आपने याद रखनी है कि सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर राइबोसोमल आरएनए जो है ना वो सेम सीक्वेंस का होता है, सेम बेस का उसके ऊपर जो है ना वो सीक्वेंस होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफर आरएनए। क्या करता है ट्रांसफर आरएनए, कोई बता सकते हैं? सर अमाइनो अमाइनो एसिड एसिड को कैरी करता है। क्या लेके आते हैं? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स को। ट्रांसफर्स अमाइनो एसिड्स किधर? अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम्स, जहाँ पे उन्होंने आपस में ज्वाइन होना है, सिंबल पेप्टाइड होना। बॉन्ड में फॉर्म होना है। ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो तो राइबोसोम के साथ अटैच था, ट्रांसफर आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है?
साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना है ट्रांसफर आरएनए कितना जो है वो हमारे पास सेल का पोर्शन बना रहा होता है, तो 10 से 20% ये हमारे पास सेल का टोटल जो आरएनए होता है ना, उसका सिर्फ 10 to 20% जो है वो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, 80% जो मेजर पोर्शन होता है आरएनए का वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म में होता है, और सिर्फ 15 से 20% जो आरएनए है वो ट्रांसफर आरएनए की फॉर्म में होता है। ठीक है, और याद रखना है आपने कि हमारे पास ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। ये क्या होता है हमारे पास? सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है तमाम आरएनए के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास वो लिखा भी हुआ है उसने कि मोस्टली हमारे पास 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, यानी इतना छोटा जो है ये हमारे पास होता है। ठीक है बच्चों, और ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि हमारे पास हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, वन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच अमाइनो एसिड्स। तो हमें पता है हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बना रहे होते हैं। ठीक है, मोस्टली। तो कितने ट्रांसफर आरएनए के कितनी तरह के ट्रांसफर आरएनए होंगे हमारे पास इस तरह? अगर एक अमाइनो एसिड को एक खास तरह का अमाइनो एसिड जो है ट्रांसफर आरएनए जो है वो पकड़ के लेके आ रहा है, तो अगर 20 तरह के अमाइनो एसिड है तो कितने टाइप्स के हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होंगे बताओ जरा। 20। जी, 20। शाबाश, 20 काइंड्स ऑफ आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए। क्लियर है, ये बात समझ आई है? ये अच्छा, थोड़ा सा इसका एक एक्स्ट्रा चीज इसमें हम क्या देखेंगे, हम एक्स्ट्रा चीज इसमें देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका? क्लोव लीफ शेप। क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ से क्या मुराद है? वो नहीं होता वो जो बिरयानी के अंदर वो लौंग इलायची वगैरह जो है वो डालते हैं, क्लोवर उसको कहते हैं, इलाई वो जो लौंग वगैरह होता है। ठीक है, उसकी तरह का जो है वो हमारे पास इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास इसका क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास होता है। ये इसका 3 एंड होता है और ये इसका 5 एंड होता है। 3 एंड पे बच्चों हमारे पास इसके जो है ना वो एंटीकोडोन सीक्वेंस जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ACC। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना इसका जो रेलिवेंट अमाइनो एसिड है वो हमारे पास यहाँ पे 3rd एंड पे जो है वो हमारे पास जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल ये ACC को जो है वो हमारे पास जो अमाइनो एसिड जो इसके साथ जुड़ता है वो हमारे पास होता है ल्यूसीन। तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास ल्यूसीन अमाइनो एसिड जो है ना वो ऐसे जुड़ा होगा हमारे पास। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये इनके अंदर हमारे पास ऐसे जो है ये बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास जो है इसकी डी लूप होती है, ये हमारे पास इसकी ओ लूप होती है, या जिसको हम थीटा लूप भी जो है वो हम कहते हैं। और यहाँ पे जो है ना इसका एंटीकोडोन सीक्वेंस जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे एंटीकोडोन सीक्वेंस बोल दिया, ये हमारे पास एंटीकोडोन सीक्वेंस नहीं होता। ये हमारे पास सीक्वेंस जो है ना ये हर अमाइनो एसिड के अंदर जो है वो फिक्स होता है ACC। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो उसका रेलिवेंट उसका जो ट्रांसफर आरएनए का जो रेलिवेंट अमाइनो एसिड होता है ना वो हमारे पास जो है वो जुड़ना होता है। एंटीकोडोन सीक्वेंस ये नीचे वाले एंड पे जो है ना बच्चों वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है इसका जो 3 एंड होता है ना ट्रांसफर आरएनए का, वो हमेशा किस में एंड कर रहा होता है? वो हमेशा इसी सीक्वेंस के अंदर जो है ना वो एंड करेगा ACC। ठीक है, ये ACC सीक्वेंस किसी ट्रांसफर आरएनए का खास नहीं होता, ये सारे ट्रांसफर आरएनए के अंदर जो है ना वो सेम ही होता है। ठीक है, और इस 3rd एंड पे हमारा जो है ना वो अमाइनो एसिड जो है ना वो ऐसे बाइंड कर रहा होगा। एंटीकोडोन सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा,
जोन सा एंटीकोडोन सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसके रेलिवेंट जो है ना वो यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है ना वो जुड़ा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस। क्लियर है उसके कोई इशू इसमें? ये जो डी लूप है इसका रोल पता है आप लोगों को? इसका थ्री थ्री एंड और फाइव एंड जो है इसका तो हमें पता चल गया कि जो थ्री एंड है उसके ऊपर जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड ने आके जुड़ने हैं, और थ्री एंड का सीक्वेंस हमेशा जो है वो सेम रहेगा। एंटी कोडोन एंड का पता है हमें कि ये अपने जो रेलिवेंट कोडोन है वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, डी लूप क्या करवा रहा होता है? ये हमारे पास इंजाइम्स को रिकॉग्नाइज करवा रहा होता है। ठीक है, इंजाइम को रिकॉग्नाइज करवा रहा होता है कि भाई मैं ले आया हूँ, पकड़ लाया हूँ आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इसको जो है ना वो लगा दो पेप्टाइड चेन के साथ। ठीक है, ये अमाइनो एसिड इंजाइम को कहता है कि भाई मैं आपका जो है वो अमाइनो एसिड ले आया हूँ, अब इस अमाइनो एसिड को पकड़ के जो है ना पेप्टाइड चेन के अंदर लगा दो। और कौन सा एंजाइम जो है वो हमारे पास पेप्टाइड चेन बना रहा होता है, किसी को पता है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज वाहिद एंजाइम है जो प्रोटीन इन नेचर नहीं होता, ये राइबोजाइम आरएनए होता है, से इसके पास ये राइबोजाइम होता है। आरएनए इन नेचर होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को कहता है, ये जो डी लूप है ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को जाके कहता है कि भाईजान मैं आपका अमाइनो एसिड ले आया हूँ, इसको पेप्टाइड चेन के साथ जो है ना अब लगा दो। ठीक है, जो पेप्टाइड चेन बन रही है उसके साथ जो है वो लगा दो। क्लियर है? और ये थीटा लूप का क्या काम होता है? अब ये ट्रांसफर आरएनए ने बच्चे जाके जो है वो हमारे पास राइबोसोम के साथ बाइंड करना है। ट्रांसफर आरएनए ने जाके कहाँ पे बाइंड करना है? राइबोसोम के साथ जाके बाइंड करना है। अब किस जगह पे बाइंड करना है, कौन सी स्पेसिफिक जगह पे बाइंड करना है, कौन से कोडोन के साथ जाके बाइंड करना है, कौन सा कोडोन मेरा जो है वो मिलता जुलता है, मैंने वहां पे जाके बाइंड करना है। तो वो ये थीटा लूप जो है ना ये वो काम करवा रहा होता है। ठीक है, ये थीटा लूप क्या करवाता है? ये थीटा लूप हमारे पास recognizes the specific place, recognizes specific place on ribosome जहाँ पे हमने जाके अटैच होना है। ठीक है, recognizes specific place on ribosome where the transfer RNA had to bind। क्लियर है बच्चों? थ्री एंड का क्या काम है? थ्री एंड ने अमाइनो एसिड जो है वो जोन सा अमाइनो एसिड उस ट्रांसफर आरएनए ने कैरी करने है, वो वाला अमाइनो एसिड जो है वो उसने अपने साथ अटैच करना है। डी लूप ने क्या करना है? डी लूप ने जाके एंजाइम को कहना है कि भाई आपका अमाइनो एसिड ले आया हूँ, इसको पेप्टिडाइड, इसको जो है वो पेप्टाइड चेन में जो है वो ऐड कर दो। ठीक है, और थीटा लूप ने क्या करना है? थीटा लूप ने उस ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम के साथ जाके अटैच करना है स्पेसिफिक प्लेस पे जो उसकी जगह होगी उस राइबोसोम के ऊपर। ठीक है, जोन से कोडोन के साथ जाके उसने ट्रांसफर आरएनए को अटैच करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंटी कोडोन एंड है यहाँ पे हमारा एंटी कोडोन प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल AGC। ये अपने रेलिवेंट जो इसका कोडोन होगा उसके साथ जाके जो है वो बाइंड कर लेगा। रेलिवेंट कोडोन इसका क्या होगा? GCU, GCU। ठीक है, ये इसके साथ जाके जो है ना वो इसको आपस में अटैच करा लेगा। किसको पता लगता है कि यार मैंने इस स्पेसिफिक प्लेस पे जाके अटैच कराना है? ये थीटा लूप जो है ना इसको पता चलता है और ये उसको जाके स्पेसिफिक प्लेस पे जो है वो अटैच करवाता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? किसी को कोई इशू यहाँ तक? और याद रखना कि ये जो फाइव एंड है ना, फाइव एंड ये हमेशा बच्चों जी न्यूक्लियोटाइड पे एंड हो रहा होगा। ठीक है, फाइव एंड हमेशा, थ्री एंड हमेशा किस पे एंड होता है? ACC पे। और ये जो फाइव एंड है बच्चों ये हमेशा एंड होता है जी न्यूक्लियोटाइड पे। जी सर ये न्यूक्लियोटाइड पे ये थ्री हमेशा प्राइम एंड एंड होता पे CCA होता है आई थिंक। है। एक ही बात है, सिंटेक्स। CCA या ACC, एक ही बात, मैं उस तरफ से उसको रीड कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। किसी को कोई मसला यहाँ तक, किसी को कोई इशू?
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करवाता है बच्चों, बताते रहो जरा। Synthesis of protein. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन से अच्छा आप कह दें कि ये हमारे पास ट्रांसलेशन प्रोसेस करवा रहा होता है। ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, जो इसके ऊपर जो कोडोन्स थे, जो कोड था इसके ऊपर, उसकी ट्रांसलेशन करवा रहा होता है। और उस ट्रांसलेशन से क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है हमारे पास, ठीक है। और ये मैसेंजर आरएनए जो है हमारे पास कितने परसेंट होता है सेल के अंदर? तो 3 to 3 to 4 4%. परसेंट होता है टोटल आरएनए का। 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए, यानी टोटल आरएनए में से सिर्फ 3 to 4% जो होता है वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट कहाँ पे होता है सर? ये बनता तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर है, सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस, लेकिन आके ये हमारे पास प्रेजेंट किधर होता है? ये हमारे पास राइबोसोम के साथ जो है ना वो अटैच होता है, ठीक है। ये हमारे पास किसके साथ अटैच होता है? राइबोसोम के साथ जो है ना वो हमारे पास अटैच होता है, ठीक है। और सर इसका जो साइज होता है वो वेरिएबल होता है। इसका साइज जो है ना वो वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है ये कौन सी प्रोटीन को जो है वो कोड करवा रहा है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन प्रोटीन साइज। अगर प्रोटीन का साइज बड़ा है तो इसका साइज भी बड़ा होगा, इसके ऊपर कोडोन ज्यादा होंगे। अगर प्रोटीन का साइज छोटा है तो इसका साइज भी जो है वो हमारे पास छोटा होगा। डिपेंड्स अपॉन प्रोटीन साइज। मुझे बताएं, अगर एक प्रोटीन है उसके अंदर 1000 अमाइनो एसिड्स हैं, तो उसके मैसेंजर आरएनए का साइज कितना होगा? और 3000. 3000 कोडोन न्यूक्लियो साइज होगा उसका। क्लियर है बच्चों? तो वेरिएबल साइज होता है इसका हमारे पास, क्लियर है। और इसके ऊपर आप लोगों को पता है कि हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कॉम्बिनेशन पड़ा होता है, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पड़े होते हैं, और उन ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या कहते हैं? कोडोन्स। वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को हमारे पास जो है बच्चों वो कोड करवा रहे होते हैं, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या नाम देते हैं? कोडोन का। और ये कोडोन हमारे पास क्या करवा रहे होते हैं? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को पेप्टाइड चेन में ऐड करवाते हैं। क्लियर है बच्चों? जी इन कोड आ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, क्लियर है। और कितने टाइप्स के कोडोन आप लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं? ये भी एमसीक्यूज है। 64 types. आप इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई इश्यू यहाँ तक? नो सर वो जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ RRNA बनाता है. जी, बाकी देखिए ना, बाकी जो ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए वो जीन से जो है वो हमारे पास वो बनते हैं, ठीक है। जीन्स इनको की ट्रांसलेशन वगैरह से, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह से वो हमारे पास बनते हैं। और RRNA नहीं बन सकता ट्रांसक्रिप्शन से. आरएनए भी ट्रांसक्रिप्शन से ही बनता है, लेकिन बन वो न्यूक्लियोलस के अंदर रहा होता है, अगर ठीक है। सर ऐसा एमसीक्यूज हो जिसमें लिखा हो कि RRNA आर सिंथेसाइज्ड बाय, उसमें ऑप्शन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और या बोथ का ऑप्शन भी होता नहीं, है गलत तो. ऑप्शन है। न्यूक्लियस का मतलब है ओवरऑल, उसके अंदर आ जाता है। तो ये इसकी दो करेक्ट ऑप्शन है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। तो वो क्या कहते हैं, कभी भी दोनों ऑप्शन साथ नहीं देगा वो। बच्चे सर ये मैं कर रहा था तो इसमें और बोथ का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ न्यूक्लियस को मार्क किया हुआ था मॉक टेस्ट में मेरे. ये गलत एमसीक्यूज है फिर बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियोलस कहाँ पे प्रेजेंट, एक ओवरऑल अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर वो बन रहा होता है। तो यस. बनाओ उसको न्यूक्लियोलस रहा होता है, तो उसने इस उसको क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट से जो है वो उसको मार्क किया होगा। लेकिन ये वैसे एक इंतहाई फजूल एमसीक्यूज है।
ठीक है, इस तरह का एमसीक्यू जो है वो आता नहीं है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज होता है। अच्छा बच्चे, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज देखिए हमारे पास ये देखें फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। राइबोसोम के ऊपर 3 साइड्स होती हैं, कौन कौन सी? ई, ये पी, ए। अब जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है वो क्या होता है, हमारे पास एक ट्रांसफर आरएनए ऐसे जुड़ा होगा। ठीक ठीक है, ये देखें, ये ऐसे हमारे पास ट्रांसफर आरएनए जुड़ा होगा। यहाँ पे इसके साथ जो है वो ऐसे पेप्टाइड जो है ना, ट्रांसफर आरएनए आता है, वो आके इस ए साइड पे जो है वो बाइंड होता है। कहाँ पे बाइंड होता है? इस ए साइड पे जो है वो जुड़ता है। ठीक है, ए साइड पे आके जुड़ता है। फॉर एग्जांपल इसके साथ ये वाला ए अमाइनो एसिड जो है वो ऐसे जुड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे ये पीपी लिख दिया, यहाँ पे ए लिखना था मुझे। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, ये ऐसे हमारे पास अमाइनो एसिड। ठीक है, अब क्या होता है कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या करता है कि ये जो पेप्टाइड चेन है ना, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करता है हमारे पास इस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। तो होता कुछ यूं है कि देखें, ये मेरे पास ऐसे सारे के सारे जो इसके पेप्टाइड चेन थी, इसके अमाइनो एसिड से, वो मेरे पास ऐसे आके इसके ऊपर जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये देखें। ठीक है, और ये वाला फिर आगे मूव कर जाएगा ई साइड पे, ये वाला हमारे पास ए से पी साइड पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा ये वाली चेन, फिर नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरह ये हमारे पास चलता रहेगा। तो ये जो हमारे पास ये वाली चेन जब आके इस अमाइनो एसिड के साथ लगी, ठीक है, ये देखें इस अमाइनो एसिड के साथ आके ये हमारे पास ये बाकी अमाइनो एसिड लगे, तो देखें ये एक बॉन्ड बना है ना, बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, अमाइनो एसिड के दरमियान जो होता है हमारे पास। और ये पेप्टाइड कौन कौन बनाते हैं? ये हमारे पास बना रहा होता है। क्लियर है बच्चे? नूरुल हुदा बच्चे, अब समझ आ गई है? और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज वो वाहिद एंजाइम है, हमें पता है सारे एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज वो वाहिद एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होता इन नेचर, ये आरएनए इन नेचर होता है हमारे पास। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर बच्चों समझ आ गए। थर्ड एंड पे हमारे पास अमाइनो एसिड अटैच होता है। फाइव एंड थर्ड एंड पे एसीसी हमारे पास होता है या सीसीए होता है। और फाइव एंड पे हमारे पास जी न्यूक्लियोटाइड हमेशा प्रेजेंट होंगे, मतलब हर ट्रांसफर आरएनए के ऊपर थर्ड और फाइव एंड पे यही न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास अटैच होंगे। डी लूप क्या करवा रहा होता है? डी लूप इंजाइम को कहता है कि भाई आपका अमाइनो एसिड ले आए हूँ, अब इसको जो है ना वो चेन के साथ अटैच कर दो। थीटा लूप क्या करवा रही होती है? थीटा लूप करवा रही होती है कि यार ट्रांसफर आरएनए तुमने राइबोसोम से किस जगह पे जाके बाइंड होने हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगी। एंटी, और ये होता है एंटीकोडोन एंड, यहाँ पे हमारा वो एंटीकोडोन प्रेजेंट होता है जो आरएनए के ऊपर, जो सॉरी राइबोसोम के ऊपर जो मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर जो कोडोन है उसके साथ जाके जो है वो बाइंड करता है और जुड़ता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और जुड़वाने का काम कौन कर रहा होता है? वो थीटा लूप करवा रही होती है, वो उसको स्पेसिफिक प्लेस पे जो है वो बाइंड करवा रही होती है, उसके अपने जो स्पेसिफिक कोडोन है उसके साथ जो है वो बाइंड करवा रही होती है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई इशू? उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? जब हम एक से ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स को आपस में अटैच करवा दें, आपस में कंबाइन करवा दें। जैसे अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को आपस में अटैच करा दूं तो क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड। क्या बनेगा? ग्लाइको लिपिड। लिपिड। ठीक है, अगर मैं लिपिड्स और प्रोटीन्स को आपस में अटैच करवा दूं, लाइपोप्रोटीन। लाइपो प्रोटीन्स। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स को आपस में अटैच करवा दूं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियो प्रोटीन्स। अगर मैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में अटैच करवा दूं, हम्म, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। प्लस प्रोटीन्स, तो अब क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको
प्रोटीन्स। क्लियर है? क्लियर है? यस। जी थोड़ा सर। बहुत इनका फंक्शन जो है वो पूछ लेता है, फंक्शंस थोड़े बहुत देख लें। ग्लाइकोलिपिड का क्या फंक्शन होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलिपिड, क्या फंक्शन होता है इसका? माइलिन शीट बनाना, ब्रेन शाबाश। के नर्व्स वगैरह में ये सेरेब्रोसाइट हमारे कहते पास हैं। माइलिन शीट बना रहा होता है। ठीक है। माइलिन शीट। ठीक है। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट के अंदर, उसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ग्लाइकोलिपिड हमारे पास प्रेजेंट होता है। आरबीसीज की क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेन में जे। वो आरबीसीज की इसमें सरफेस पे मौजूद है। हाँ, आरबीसी की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है ये हमारे पास, आरबीसी की सरफेस पे, जिसकी वजह से उनको एक स्पेसिफिक जो है वो हम टाइप करार दे रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लाइपोप्रोटीन्स है बच्चों, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रही होती हैं सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन्स का। मतलब ये सारी की सारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है ना हमारे पास, ये उनके अंदर जो है वो हमारे पास मोस्टली जो है वो प्रेजेंट होती हैं। उनका जो मेन फ्रेमवर्क होता है, आपको पता है ना, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास लिपिड की बाइलेयर होती है, उसके अंदर प्रोटीन्स अटैच होती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रही होती हैं सेल मेम्ब्रेन का, ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है। और इसके अलावा ये क्या कर रही होती हैं सर, ये हमारे पास जो है वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। मिल्क। ठीक है। इसके अलावा ब्लड के अंदर हमारे ये प्रेजेंट होती हैं लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, एलडीएल के नाम से, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एचडीएल के नाम से, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, एग की जो योक होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों। उसके अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन्स हमारे पास है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होती हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स बच्चों याद रखना कि ये हमारे पास बेसिक इन नेचर होती हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये हमारे पास राइबोसोम्स में प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर होती हैं। ये क्या होती हैं? एसिडिक इन नेचर हमारे पास होती हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं ये। ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई मुझे इसकी एग्जांपल दे सकता है, कोई आपने इस तरह की कोई न्यूक्लियो प्रोटीन पढ़ी हो? न्यूक्लियो। डीएनए एंड हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। शाबाश, न्यूक्लियो हिस्टोन्स प्रोटीन। क्लियर है? और ये भी आपने याद रखना है कि ये वाटर के अंदर ना सोलेबल होते हैं, सोलेबल इन वाटर। क्लियर है बच्चे? उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स बच्चों, आपकी जितनी भी सीक्रीशंस होती है ना, जितनी भी सेलुलर सीक्रीशंस होती हैं, आपके सेल जितनी भी सीक्रीशन कर रहा होता है, बेशक वो हमारे पास हार्मोन्स की फॉर्म में हो, ठीक है, वो किसी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की फॉर्म में हो, जो भी सेल की सीक्रीशंस होती है ना हमारे पास, वो मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होती हैं। ठीक है। बेशक बेशक वो हमारे पास हार्मोन्स हो, बेशक वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो। ठीक है। ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं सारी की सारी। ठीक है। इसके अलावा जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास जो है वो ब्लड ग्रुपिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है ना बच्चों वो प्ले कर रही होती हैं। ठीक है। आपके ब्लड की क्या टाइप होगी वो डिपेंड करता है कि आपके ब्लड के आरबीसीज के ऊपर कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। अगर ए ग्लाइकोप्रोटीन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी ग्लाइकोप्रोटीन है तो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास बी होगा। ठीक है। इसके अलावा ये एग एल्ब्यूमिन में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं।
शाबाश, सरफेस मार्कर के तौर पे एक्ट करती हैं। एग एल्बुमिन में ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एग एल्बुमिन सरफेस मार्कर के तौर पे ही एक्ट करती हैं, सेल सरफेस मार्कर। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है ना, ये वो बना रही होती है। ठीक है, उसमें इनका एक रोल होता है। ठीक है, तो याद रखने, रिसेप्टर्स के तौर पे भी एक्ट कर रही होती हैं। शाबाश। ठीक है, तो याद रखना है कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स और डिफरेंट उनके जो आगे फंक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग में कौन सी इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं, ब्लड ग्रुपिंग में बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा वो ये डिटरमाइन कर रही होती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल और उनके आगे जो है ना वो फंक्शंस थे। तो यहाँ पे हमारा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर था, जितनी डिटेल से मैं आपको पढ़ा सकता था मैंने आपको पढ़ा दिया। होप सो आपको समझ आई होगी। क्लियर है बच्चों? कोई इशू वगैरह? जितने आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर सकता था मैंने वो क्लियर करने की कोशिश की है, नहीं। स्लो पेस के साथ। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई इशू यहाँ तक? सर जी